In this video, we are going to see about MCQs on Unit 2nd, that is cosets and normal subgroups. First of all, let me see MCQs from past year question papers. Question first, if G is the finite group and H is the subgroup of G, then order of H divides order of G. अगर H कोई सबग्रुप है एक फाइनाइट ग्रुप G का, तो जो ऑर्डर होगी सबग्रुप की वो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, मतलब ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर क्वेश्चन फर्स्ट के लिए. Then question second, if G is the finite group and N is the normal subgroup of G, then order of G upon N is equal to. देखो अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है और N नॉर्मल सबग्रुप है और हमको दिया है कि ऑर्डर ऑफ G डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ N को, तो वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ N के, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है. Then question 3, the subgroup N of G is a normal subgroup of G if and only if. देखो अगर कोई सबग्रुप है G का और ये नॉर्मल सबग्रुप है अगर, तो उसका जो लेफ्ट कोसेट रहेगा वो राइट कोसेट के इक्वल रहेगा, मतलब Gn इक्वल टू Ng फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा. देन क्वेश्चन 4, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्वेश्चन 2. It was asked in 2017 winter. If N is the normal subgroup of finite group G, then order of G upon N is equal to. अगर N कोई normal subgroup है finite group G का, तो order of G upon N ये equal होगा order of G divides order of N के, मतलब यहाँ पे C option correct है. Then question number 5. If N is a normal subgroup of a group G, then the factor group G upon N is a group with respect to which of the following binary operation. हमको पता है कि G by N ये ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए, तो मतलब बी ऑप्शन में हमको प्रोडक्ट दिख रहा है इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट है. और एन ए इंटू एन बी इट इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए बी, ये एक थ्योरम है कि अगर दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमको जो गिव आएगा आंसर वो भी राइट प्रोडक्ट ही रहेगा, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन अ राइट कोसेट, देयरफॉर एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए बी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 6, it is same as the question number 3 which we have already seen. It was asked in 2017 summer. Then the group N of G is a normal subgroup of G if and only if. देखो अगर कोई N नॉर्मल सबग्रुप है G ग्रुप का, तो जो लेफ्ट कोसेट रहेगा वो राइट कोसेट के इक्वल रहेगा फॉर नॉर्मल सबग्रुप. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Gn is equal to Ng for all G belongs to capital G. Then question 7, the identity element of the quotient group G upon H is H. देखो अगर G by N हमारा ग्रुप है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट G by N है, तो जो जिसको डिवाइड्स करेगा, मतलब G डिवाइड्स N कर रहा है, तो यहाँ पे N जो रहेगा वो आइडेंटिटी होगा. अगर G डिवाइड्स H कर रहा है तो H हमारा आइडेंटिटी होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है H. Now let me see some important points on this unit 2. Let H be the subgroup of a group G and A belongs to G. Then H into A is equal to small h into A for all H belongs to capital H. तो ये राइट कोसेट की डेफिनेशन है कि H से अगर हमारा कोई सबग्रुप है तो उसका आंसर H into A आएगा for all H belongs to A. Then AH is equal to AH for all H belongs to capital H. It is the left coset of H in G generated by A. ये लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन है. देन HA इज अ सबग्रुप नॉट ऑलवेज ट्रू. इसमें जो HA है यानी जो कोसेट है वो हमेशा सबग्रुप रहेगा, ये हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी ही जो कोसेट रहता है वो सबग्रुप रहेगा, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो रिमेंबर इट. और जो हमारा लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल रहेगा, ये भी हमेशा ट्रू नहीं है. सो एच ए इज इक्वल टू ए एच, दैट इज राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. लेकिन जब हमारा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाएगा, मतलब ए एच इज इक्वल टू एच ए हो जाएगा, तो जो हमारा एच होगा सब ग्रुप वो नॉर्मल बन जाएगा, मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा. देन हियर इज द थ्योरम ए एच इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच एंड ए बिलोंग्स टू जी. अगर ए जी से बिलोंग करता है और ए एच इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच है, तो ए एच से भी बिलोंग करेगा. ये जो है प्रॉपर्टी या थ्योरम ये कब ट्रू होगी, जब एच हमारा सब ग्रुप होगा,
तो मतलब अगर हमको सब ग्रुप शो करना है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए वहाँ पे। फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो a प्लस एच इज इक्वल टू एच प्लस ए इज इक्वल टू एच, इट बाय एम्प्लाइज a बिलोंग्स टू h फॉर एडिशन कोसेट, अगर कोसेट्स का एडिशन है तो ये प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे। देन नेक्स्ट, इफ a and b are arbitrary distinct elements of a group g and h is a subgroup of g, then अगर देखो a और b कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और h ये सब ग्रुप है ग्रुप g का, तो एक थ्योरम आती है जिसके दो स्टेटमेंट है। अगर राइट कोसेट का ले तो वो फर्स्ट आएगा एच ए इज इक्वल टू एच बी, इट बाय एम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इट इज़ फॉर राइट कोसेट। यहाँ पे हमने एच ए और एच बी लिया है जो कि राइट कोसेट्स है, इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो राइट कोसेट के लिए होगी। और अगर एडिशन के लिए ले तो हमारा एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी आएगा, इट बाय एम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच फॉर एडिशन कोसेट। और अगर लेफ्ट कोसेट के लिए ले तो बी वाला जो है वो देखे ए एच इज इक्वल टू बी एच, इट बाय एम्प्लाइज बी इनवर्स इंटू ए बिलोंग्स टू एच फॉर लेफ्ट कोसेट। और अगर एडिशन के लिए यही लेफ्ट कोसेट का देखे तो ए प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच, इट बाय एम्प्लाइज बी माइनस ए बिलोंग्स टू एच। एडिशन कोसेट के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पे बी माइनस ए बिलोंग टू एच आएगा। If H is a subgroup of a G and AB belongs to G are arbitrary, then A belongs to HB, it by implies HA is equal to HB. अगर H कोई सबग्रुप है ग्रुप G का और AB बिलोंग करता है H से, तो A अगर HB से बिलोंग करेगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि HA इज इक्वल टू HB, मतलब जो A के साथ कोसेट बना है वो B के साथ जो कोसेट होगा उसके इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी राइट कोसेट के लिए है। देन B A बिलोंग्स टू बी एच, मतलब अगर A कोई लेफ्ट कोसेट से बिलोंग करता है तो वहाँ पे ए एच इज इक्वल टू बी एच आएगा। और यही अगर हम एडिशन के लिए देखें A वाला यानी राइट कोसेट के लिए देखें तो A अगर एच बी से बिलोंग करेगा, एच प्लस बी से बिलोंग करेगा, तो इट इम्प्लाइज एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी। एंड फॉर बी दैट इज़ फॉर लेफ्ट कोसेट, अगर A बी प्लस एच से बिलोंग करता है तो A प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच होगा। ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एग्जाम्पल्स बेस्ड आते हैं, वो MCQs में पूछे जा सकते हैं, सो इम्पॉर्टेंट इट इज़। देन कोसेट्स आर नॉट सब ग्रुप्स, दे आर ओनली सेट्स। जो कोसेट रहते हैं वो सब ग्रुप नहीं रहते हैं, वो सिर्फ सेट रहते हैं। देन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल। अगर हम दो राइट कोसेट लें किसी सब ग्रुप के तो वो या तो सेम होंगे आइडेंटिकल या तो फिर डिसजॉइंट होंगे, मतलब नॉट इक्वल होंगे। डिसजॉइंट होंगे मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। देन Lagrange's theorem, it is a very important theorem for MCQs also. If G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H is a divisor of order of G. अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ G का, मतलब जो सब ग्रुप की ऑर्डर रहेगी वो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ G को, दैट इज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. सो ये थ्योरम सिंपली हम देखें तो इफ G ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट एंड H इज सब ग्रुप, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. सो नाउ अगर हम इसका कॉन्वर्स लें तो वो ट्रू होगा कि नहीं? सो द कॉन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem इज नॉट ट्रू, दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, then it is not necessary that H is a subgroup of G. अगर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि H ये सब ग्रुप है G का. सो द कॉन्वर्स फॉर Lagrange's theorem इज नॉट ट्रू. देन फॉर कोसेट्स यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर हम Z कोई ग्रुप पकड़ें तो वो होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कोई हमने ग्रुप लिया, कोसेट लिया, देन इसके जो कोसेट्स होंगे वो n इंटू जेड फॉर्म में होंगे। तो 3z, सपोज हम एक कोसेट लेते हैं z का जिसको हम h डिनोट करेंगे, तो यानी 3 के मल्टीपल्स आएंगे z में से, तो 3 के मल्टीपल्स है -9 -6 -3 0 3 6 9 एंड सो ऑन। फिर अगर हम एक कोसेट लें h का, h प्लस 0 लेते हैं, हम अंडर एडिशन यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, तो h प्लस 0 लिया यानी h के जो हर एक एलिमेंट है h का उसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो वो हमको h ही मिलेगा।
तो h प्लस 0 इज इक्वल टू h। फिर हम h प्लस 1 लेते हैं, मतलब h के हर एलिमेंट में हमको प्लस 1 ऐड करना है। तो हमारा कोसेट बनेगा -8 -5 -2 1 4 7 10 एंड सो ऑन। देन हम h प्लस 2 लेते हैं, मतलब h में 2 को ऐड करेंगे, तो हमारा कोसेट आएगा -7 -4 -1 2 5 8 11 एंड सो ऑन। देन h प्लस 3 लेंगे हम, मतलब हर एक एलिमेंट में h के 3 को ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम -6 -3 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। सी हियर h प्लस 3 जो है वो h प्लस 0 मतलब h के से इक्वल में है, तो h प्लस 3 इक्वल टू h आएगा। देन यहाँ पे एक थ्योरम है, अगर h प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस एच है, मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल है, तो वो h के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे h प्लस 3 इक्वल टू h दिया हुआ है, तो वहाँ पे लेफ्ट कोसेट, ये राइट कोसेट है h प्लस 3, तो इसका जो लेफ्ट कोसेट होगा 3 प्लस एच, वो भी h के इक्वल ही होगा। देन h इक्वल टू एच बी, इट बाय एम्प्लाइज a बिलोंग टू एच बी। एक और थ्योरम है कि अगर एच ए और एच बी इक्वल है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में h प्लस 0 और h प्लस 3 ये इक्वल है, इसका मतलब कि जो 0 है वो बिलोंग करेगा h प्लस 3 से। इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस थ्योरम। देन अगर हम यही एडिशन के लिए लें तो h प्लस ए इज इक्वल टू h प्लस बी, इट बाय एम्प्लाइज a बिलोंग्स टू h प्लस बी। मतलब h प्लस 0 और h प्लस 3 इक्वल होंगे अगर 0 3 से बिलोंग करेगा तो। अब देखो 4 जो है वो h प्लस 1 से बिलोंग करता है, मतलब h प्लस 1 का जो सेट है उसमें 4 आता है, इसका मतलब h प्लस 4 और h प्लस 1 इक्वल होंगे। देन 7 लेते हैं, 7 वो h प्लस 1 से बिलोंग करता है, मतलब h प्लस 1 का सेट देखो उसमें 7 आता है, इसलिए h प्लस 7 इज इक्वल टू h प्लस 1 होगा। देन 10 जो है वो h प्लस 1 से बिलोंग करता है, h प्लस 1 के सेट में 10 आ रहा है, मतलब जो हमारा h प्लस 10 होगा वो h प्लस 1 के इक्वल होगा। सो ऐसा MCQ आ सकता है कि अगर 10 h प्लस 1 से बिलोंग करता है तो विच टू सेट्स आर इक्वल, तो h प्लस 10 इज इक्वल टू h प्लस 1 आर इक्वल। देन अगर यहाँ पे हमने बोला कि 11 बिलोंग्स टू h प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 11 बिलोंग, लेकिन हमारे h प्लस 1 के सेट में 11 नहीं आ रहा है, तो h प्लस 11 ये h प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा। सो ये MCQs में पूछा जा सकता है। ऑल्सो यहाँ पे h प्लस 1 और h प्लस 2 का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो 5 आएगा, इंटरसेक्शन 5 आएगा, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो फिर h प्लस 1 और अगर हम h प्लस 4 लें तो उनका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स उनमें है, इसलिए उसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो 5 नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट नहीं आएगा। उसका मतलब होता है अगर कोई दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स, देखो हम पहले इसमें बोल रहे हैं कि अगर दो कोई डिस्टिंक्ट कोसेट या राइट कोसेट्स है, वो या तो आइडेंटिकल रहते हैं या तो डिसजॉइंट रहते हैं, तो h प्लस 1 और h प्लस 2 ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये डिसजॉइंट हुए, और h प्लस 1 और h प्लस 4 ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट इक्वल टू डिसजॉइंट, मतलब नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिकल होंगे, मतलब h प्लस 1 इक्वल होगा h प्लस 4 के। That is, any two right cosets of a subgroup are either disjoint or identical. Then A4 does not have any subgroup of order 6. A4 हमारा एक ग्रुप है, A4 ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है, इसके सबग्रुप, इसका कोई भी ऐसा सबग्रुप नहीं आता है जिसका ऑर्डर 6 आता है। और ये A4 ग्रुप से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जो कॉन्वर्स है लैग्रेंजेस थ्योरम का वो फॉल्स है, मतलब कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा प्रूव कर सकते हैं हम इससे। देन थ्योरम, if G is a finite cyclic group and K is the positive number such that K divides order of G, then there is at most one subgroup of order of K to the subgroup G. It is a theorem. Then if G is a finite group and A belongs to G, then order of A divides order of G. अगर G कोई finite group है और A एलिमेंट है G का, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। If G is a finite group and A belongs to G, then A raised to power of order of G is equal to E. अगर G finite group है और A belong करता है G से, तो एक एलिमेंट जो रहेगा A,
उसके पावर में अगर हम ऑर्डर ऑफ जी लिखेंगे तो उसका इक्वल टू वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए. देन इफ जी एच इज इक्वल टू एच जी, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, तो सब ग्रुप जो रहेगा एच ऑफ अ ग्रुप जी, इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे. देखो एच फिर एक ट्रायंगल साइन दिया है, वो उसके बाद जी लिखा है, मतलब यहाँ इसका मतलब एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. ये डिनोशन है, हम इसे डिनोट कर सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप को, एच ट्रायंगल ऑफ जी, मतलब एच के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का. अब देखो एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसकी कुछ समरी यहाँ पे दी हुई है कि अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी एन जी इनवर्स बिलोंग करेगा एन से. जी एन जी इनवर्स सबसेट रहेगा एन का. जी एन जी इनवर्स ये इक्वल रहेगा एन के. देन फोर्थ जी एन इज इक्वल टू एन जी होगा. और फिफ्थ कि एन ए इंटू एन बी इक्वल टू एन ऑफ ए बी आएगा. देन A3 जो रहेगा वो नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ये नॉर्मल सब ग्रुप आएगा. देन हियर इज अ थ्योरम, लेट G be a group in which for some integers n greater than 1 we have AB raised to n is equal to A raised to n B raised to n. For all AB belongs to G, then we have G raised to n is equal to X raised to n. For all X belongs to G is a normal subgroup of G. और अगर उसकी पावर चेंज हो गई n-1 हुई तो x रेज टू n-1 आएगा, और ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का. ये थ्योरम है, इसके जो स्टेटमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड ये एज ए एमसीक्यू आ सकते हैं. देन एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, जो भी साइक्लिक ग्रुप रहेगा वो अबेलियन रहेगा. बट अबेलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक. अबेलियन ग्रुप जो रहता है वो साइक्लिक है कि नहीं ऐसा हम कंफर्मली बोल नहीं सकते. देन Q8 एक क्वाटर्नियन ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स है 1-1 I-I J-J K-K. तो ये नॉट अबेलियन ग्रुप है, और इसका जो सब ग्रुप रहेगा क्वाटर्नियन ग्रुप का वो अबेलियन हो सकता है. देन H and K आर नॉर्मल सब ग्रुप. इट इम्प्लाइज H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप. अगर हम बोले एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप आएगा. देन जी डिवाइड्स एन अंडर एडिशन, कैसे लिखेंगे हम, तो n प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू n प्लस ए प्लस एन प्लस बी. फॉर ऑल n प्लस ए एन प्लस बी बिलोंग्स टू जी बाय एन. अगर जी बाय एन अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको हम लिखेंगे एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए बी फॉर ऑल एन ए एन बी बिलोंग्स टू जी बाय एन. देन इंडेक्स 2 आती है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स एन, यानी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन. हमको उसका आंसर 2 मिलता है, मतलब इंडेक्स 2 मिलती है, तो एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा. देन क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एन, इसकी डेफिनेशन है जी बाय एन इज द सेट ऑफ ऑल एन ए, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. और एन ए इंटू एन बी इक्वल टू एन ऑफ ए बी आता है. अगर एडिशन में ले एन प्लस ए प्लस बी तो एन प्लस ए प्लस एन प्लस बी आएगा. देन इन्वर्स ले हम जी बाय एन का तो वो एन ए इन्वर्स आएगा, या तो फिर एन बी आएगा विथ वेयर बी इज द इन्वर्स ऑफ ए. देन आइडेंटिटी जी बाय एन की एन इंटू ई आएगी, या एन से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं. देन ऑर्डर ऑफ जी बाय एन इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ये जो वैल्यू है ये इंडेक्स है एन की जी में, यानी ये नंबर ऑफ कोसेट्स है जी बाय एन के. अगर इंडेक्स 2 आई तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा. देन इफ जी इज द अबेलियन देन द क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एन इज ऑल्सो अबेलियन. अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है तो जी बाय एन जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा वो भी अबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है. देन अगर x a से बिलोंग करता है और x b से भी बिलोंग करता है, मतलब a ये सबसेट आएगा b का. देन MCQs. क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग 12 एलिमेंट्स. इनमें से कौन सी पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगी ग्रुप जी की जिसमें 12 एलिमेंट्स है. मतलब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एलिमेंट की ऑर्डर 12 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12 है. और हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, और यहाँ पे हमको सब ग्रुप की ऑर्डर्स दी हुई है, मतलब 3, 4, 11, 12 ऑप्शंस में ये ऑर्डर्स है. सो यहाँ पे 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, 11 12 को डिवाइड नहीं करता, फिर 12 12 को डिवाइड करता है.
तो जो डिवाइड नहीं करता वो नॉट अ पॉसिबल ऑर्डर होगा। सो यहाँ पे 11 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 11 ये नॉट अ पॉसिबल ऑर्डर है सब ग्रुप जी की, जो जिसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। देन डिवाइजर्स है 12 के 1 2 3 4 6 12, तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स होगी वो इनमें से होनी चाहिए कि 1 2 3 4 6 और 12। अगर ये ऑप्शन में रहता है और वो बोलता है कि पॉसिबल ऑर्डर कौन सी है, तो 1, तो ये सब उनकी पॉसिबल ऑर्डर आएगी। देन बाय लैग्रेंजेस थ्योरम देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 टू अ ग्रुप जी। तो ये हमने लैग्रेंजेस थ्योरम से इसको सॉल्व किया। देन अ कॉन्वर्स टू लैग्रेंजेस थ्योरम सेज दैट इफ K is a divisor of order n of a given subgroup, then G has a subgroup of order K. The least n for which this is not true. एक लीस्ट एलिमेंट बताना है हमको जो कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूव नहीं करता, तो वो लीस्ट एलिमेंट 12 है जो कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूव नहीं करता। देखो, क्योंकि अगर हमने सब ग्रुप से ऑर्डर ऑफ S4 लिया, मतलब S4 ये क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, इसकी ऑर्डर रहती है n फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। देन ऑर्डर ऑफ A4 लेते हैं हम, अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर, इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2, मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज 24 बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। और डिवाइजर्स ऑफ 12 लिए तो वो 1 2 3 4 6 एंड 12। A4 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। हमको ये बात पता है कि A4 जो है उसको कोई भी ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर्स ऑफ 12 जो है ये सब ऑर्डर रहेंगे सब ग्रुप के, लेकिन हमको बोल रहा है वो 6 ऑर्डर नहीं है, क्योंकि A4 की कोई ऑर्डर ही नहीं आती है ऐसी जो 6 ऑर्डर की हो। तो ये कॉन्वर्स हुआ लैग्रेंजेस थ्योरम का, जो यहाँ पे प्रूव नहीं होता है, मतलब कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज नॉट करेक्ट। Therefore, possible orders of A4 are only 1, 2 and 3. Then question 3, which of the following are possible orders of element does the group of order 4 have? अगर ऑर्डर ग्रुप का 4 दिया है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएगी? देखो, डिवाइजर्स लिखेंगे हम 4 के विच आर 1 2 एंड 4। देन पॉसिबल ऑर्डर्स उनकी 1 2 या 4 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 6 दी हुई है तो ये ऑर्डर नहीं होगी। देन 12 ये भी नहीं होगा ऑर्डर। 3 इट ऑल्सो नॉट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 4 का ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। देन 4 इज द ओनली एलिमेंट इन द गिवन MCQ। ऑप्शन B is correct here, therefore we can say that the possible order of element is 4. Then number of distinct cosets of 3z are 3। जो nz के डिस्टिंक्ट कोसेट्स n आते हैं तो 3z के डिस्टिंक्ट कोसेट्स 3 आएंगे, क्योंकि उसके रेसिड्यूज अगर हमने 3 के रेसिड्यूज लिए तो मतलब रिमाइंडर लिए तो वो 0 1 2 आएंगे, तो उसके जो कोसेट्स बनेंगे वो होंगे H+0 H+1 H+2, और भी कोसेट्स बनेंगे, लेकिन ये 3 कोसेट्स ही सिर्फ डिस्टिंक्ट रहेंगे, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स 3 आएंगे। देन क्वेश्चन 5, if G is infinite set the number of elements in G by n is dash where G is equal to Z integers। अगर देखो G हमारा इनफाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स G by n में फाइनाइट आएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि देखो अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल्स Z डिवाइड्स 3z, मतलब इसको ऑर्डर आएगा 3। देन Z डिवाइड 4z हो रहा है तो इसका ऑर्डर 4 आएगा। Z डिवाइड nz हो रहा है तो इसका ऑर्डर n आएगा। तो ये सब 3 4 n ये सब फाइनाइट नंबर्स है, इसलिए G बाय n की ऑर्डर जो होगी वो फाइनाइट होगी। देन an इज नॉर्मल सब ग्रुप और नॉट व्हेन इंडेक्स इज 2। अगर हमको इंडेक्स 2 है तो an जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो ये इसका आंसर आएगा ए, यस। देन क्वेश्चन नंबर 7, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। देखो, अगर कोई ग्रुप सब ग्रुप अबेलियन है तो वो नॉर्मल होगा ही, क्योंकि एक थ्योरम है। देन अगर G साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा, तो अगर कोई साइक्लिक भी होगा सब ग्रुप तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। देन सी, लेट S3 be the permutation group on 1 2 3 set and H is equal to I, 1 2 and K is equal to I, 1 2 3 cycle and 1 3 2 cycle। Then make the choice for the following statement। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, यहाँ पे जो K है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप है A3, और हमको पता है जो भी अल्टरनेटिंग ग्रुप रहता है S3 में वो नॉर्मल रहता है,
लेकिन एच जो रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. दैट इज के इज नॉर्मल इन S3 बट एच इज नॉट अ नॉर्मल. Then again here are some MCQs on normal subgroup and quotient subgroup. If G is a finite group and H is the subgroup of G, then order of H divides order of G. ये एक Lagrange's theorem है. Then question 2, let G be the finite group and A belongs to G. Then here option A is correct. A raised to order of G is equal to E, where E is identity element. Then question 3, the number of cosets of H in G where G is equal to Z under addition and H is equal to 4Z under addition is, इसमें कितने cosets रहेंगे? देखो H is equal to 4Z है, तो 4Z है मतलब 4 रहेंगे इसके cosets, so B is the correct option. Then question 4, if Z is under addition is equal to G and H is equal to twice Z under addition, then G इज टू H का रेशियो लेंगे, मतलब G डिवाइड्स H क्या आएगा, तो वो आएगा इक्वल टू 2, क्योंकि H की वैल्यू ट्वाइस Z है. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. लेट A and B आर arbitrary distinct elements of a group G and H be the subgroup of G, then AH is equal to BH if and only B inverse A belongs to H. ये एक थ्योरम है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है. Then question 6, let H be the subgroup of G. Again A belongs to G be arbitrary, then AH is equal to H if and only if A belongs to H. It is again a theorem, so option A is correct. Question 7, let G is equal to Z under addition and H is equal to thrice Z under addition, then which of the following is true? तो अगर H इक्वल टू थ्राइस Z है, मतलब इसको 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स रहेंगे, तो A ऑप्शन G हैज 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स इज द करेक्ट. Then question number 8, the identity element of a quotient group G by H is equal to H आएगी, so B option is correct. Then question 9, the subgroup N of G is a normal subgroup of G if and only if Gn is equal to Ng. देखो जो सबग्रुप रहेगा N ऑफ G वो नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा कब, जब Gn इक्वल टू Ng है, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, so B option is correct here. Then question 10, let G be the group of order 11, then which of the following is incorrect? तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अगर ग्रुप जी को ऑर्डर 11 है तो जी इज़ नॉन अबेलियन, क्योंकि अगर ऑर्डर प्राइम रही तो वो सिंपल ग्रुप रहता है और अबेलियन ग्रुप भी रहेगा, क्योंकि हमको पता है सिंपल ग्रुप जो भी रहेगा वो अबेलियन रहता है और वो साइक्लिक भी रहेगा. सो यहाँ पे नॉन अबेलियन दिया हुआ है तो वो रॉन्ग आएगा. सो यहाँ पे डी जी इज़ नॉन अबेलियन, इट इज़ द इनकरेक्ट. एंड अगर यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो A, B and C are the correct options. Then question 11, let G be the simple abelian group, then which of the following is not correct or not true? अगर G abelian group है, सिंपल अबेलियन ग्रुप है, तो इनमें से कौन सा गलत नहीं होगा? देखो G हैज़ 2 इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, G को 2 इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है. अगर वो सिंपल है तो उसको इम्प्रॉपर सबग्रुप्स रहेंगे, तो ये फर्स्ट वाला सही है. देन एवरी सबग्रुप ऑफ G इज़ नॉर्मल, वो सिंपल अबेलियन ग्रुप है तो उसका हर एक सब ग्रुप ये नॉर्मल रहेगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है. देन उसका ऑर्डर प्राइम रहेगा क्योंकि वो सिंपल ग्रुप है, तो ये भी करेक्ट है. तो इसलिए यहाँ पे सब करेक्ट है, इसलिए डी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 12, लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन एच इज द सेट ऑफ ऑल जी बिलोंग्स टू जी such that G inverse is equal to H. Consider the following two statements. P is the statement such that H is normal in G and Q is the statement such that N of H is equal to G. Then choose the correct alternative. ये एक थ्योरम है, अगर H नॉर्मल सबग्रुप है G का तो NH इज इक्वल टू G आएगा. ये बाय इम्प्लाइज थ्योरम है, सो P इम्प्लाई करेगा Q को और Q इम्प्लाई करेगा P को, इसका मतलब P बाय इम्प्लाइज करेगा Q को. ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए डी ऑल आर करेक्ट. देन क्वेश्चन 13, इफ एन एंड एम आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो देखो एन इंटू एम ये नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का, और फिर एन यूनियन एम ये नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. एन इंटरसेक्शन एन अगर इंटरसेक्शन होता है एम से तो वो भी नॉर्मल सबग्रुप रहता है, और लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल रहते हैं. देन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है एन यूनियन एम ये नॉर्मल सबग्रुप है जी का, ये स्टेटमेंट फॉल्स है.
Then question 14. Let N be the normal subgroup of G and Na belongs to G by N. Then inverse of Na is equal to Na इनवर्स आएगा. मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी में देखो एन बी दिया है जहाँ पे बी की वैल्यू ए इनवर्स है, मतलब एन ए इनवर्स ही आया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 15. लेट S3 बी द परम्यूटेशन ग्रुप. Question 15. Let S3 be the permutation group on 1, 2, 3 and H is the set of I, 1, 2 and K is the set such that I, 1, 2, 3 cycle and 1, 3, 2 cycle. Then choose the correct alternatives here. B option is correct there. That means K is normal in S3 but H is not. Then question 16. It is very important question. What is the inverse of n plus 4 in G by N where G is equal to Z? सेट ऑफ इंटीजर्स एंड n इज इक्वल टू 5z. यहाँ पे n की वैल्यू 5z दी हुई है, तो हमको पता है कि a प्लस बी 0 आएगा, मतलब a प्लस बी इज द आइडेंटिटी ऑफ z आएगा, तो जो b रहेगा वो a का इन्वर्स रहेगा. तो हम n प्लस 4 प्लस n प्लस 1 लेते हैं. अगर n की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आई तो n प्लस 1 ये इन्वर्स होगा n प्लस 4 का. ठीक है, तो n प्लस 4 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 4 प्लस 1 लिखेंगे विच इज इक्वल टू n प्लस 5. और यहाँ पे पता है हमको 5z यहाँ पे हमारा n है, तो 5 डिवाइड करेगा 5z को तो 0 आंसर आएगा, तो n प्लस 0 के इक्वल हो जाएगा ये, विच इज अगेन इक्वल टू n. हैंस n प्लस 1 इज द इनवर्स ऑफ n प्लस 4. या तो हम इसको कंपोजिशन टेबल की मदद से भी बता सकते हैं. पहले हम इसकी कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे 5z के लिए अंडर एडिशन ऑपरेशन. तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट n मिलेगा. वो कैसे, देखो हम कंपोजिशन टेबल यहाँ पे बनाई, उसमें फर्स्ट रो जो है वो हमारी जो गिवन है n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 के सीक्वेंस के जैसा ही है, तो वो किसके लिए है, n के लिए इक्वल आ रहा है. मतलब अगर हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा, तो ये जो n होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. सो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो n प्लस 4 को अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा n प्लस 1 आएगा. मतलब हम n प्लस 4 और n प्लस 1 को अंडर ऑपरेशन एडिशन में लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू n आ रहा है, तो n प्लस 1 इट इज़ इनवर्स ऑफ n प्लस 4. देन क्वेश्चन 17. लेट G बी द ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देन G इज सिंपल. अगर G ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो G सिंपल होगा, तो B ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज G इज सिंपल. देन क्वेश्चन 18. लेट H इज द set of 1 and G be the subgroup of order n where 1 is the identity element of G, then number of distinct right cosets of H in G is n. ये एक थ्योरम है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज n. देन क्वेश्चन 19. लेट G be the group then which of the following is improper normal subgroup of G. अगर G कोई ग्रुप है तो इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे G के. तो देखो एक खुद ग्रुप और दूसरा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स रहते हैं. सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी. देन क्वेश्चन 20. इफ G इज द फाइनाइट ग्रुप एंड n is normal subgroup of G, then order of G upon n is equal to order of G upon order of n. So option A is correct. Then question 21. If the order of every non-identity element in a group is n, then n can be any positive number. So option D is correct. अगर साइक्लिक ग्रुप का हम एग्जांपल देखें 1 - 1 i - i, ये साइक्लिक ग्रुप है और इसमें हर एक एलिमेंट की ऑर्डर देखते हैं. ऑर्डर ऑफ 1 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ -1 2 आएगा, ऑर्डर ऑफ i और ऑर्डर ऑफ -i ये 4 आएगा. तो ये जो भी ऑर्डर्स आ रही है 1 2 4 ये सब कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है. Therefore, order of element that is n can be any positive number. So D option is correct here. Then question 22. Consider the two statements. First, any group of a prime order is simple, and second is the if G is abelian then every subgroup of G is normal subgroup. Which of the following is correct? तो ये दोनों भी options correct है, इसलिए A both 1 and 2 are correct is the correct option. This was all about the MCQs for second unit. Thank you for watching. Please share and subscribe for more videos.